हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC02 के आर्गुमेंट के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। 20AC02 टेस्ट पेपर में 2 आर्गुमेंट पूछे गए थे। इंडिया डजंट नीड हिंदी टू यूनिफाई द मासेस। दूसरा आर्गुमेंट क्वेश्चन था एग्जाम इज द वैलिड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इन दोनों क्वेश्चंस पर देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। तो ये रहा फॉर्मेट। इंट्रोडक्शन अंडरलाइन कर दीजिए, फॉर अंडरलाइन, अगेंस्ट अंडरलाइन, कंक्लूजन अंडरलाइन। कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर की जगह लिखते हैं आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। अगेंस्ट में लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। लिख सकते हो, लिखने में कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या है, इतना लंबा आप सेंटेंस लिख रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स इन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो आप देखिए कितना आपका टाइम जा रहा है। एग्जाम में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। जब एक वर्ड से काम चल सकता है तो हम एक वर्ड की जगह 7 वर्ड्स क्यों लिखें? लॉजिक ये है, मगर फिर भी स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो सिंपल सा फॉर लिखो, अगेंस्ट लिखो और कंक्लूजन लिखो और अंडरलाइन कर दो ताकि दिखे। अब जो इंट्रोडक्शन होगा वो कोशिश करो 1 लाइन या मुश्किल से 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हो। ओके, 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस, फाइन। कंक्लूजन है वो भी कोशिश करो कि छोटा ही हो, कभी कभी हो जाता है बड़ा, मगर कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि छोटा हो। अब कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट को ओपन करना पड़ेगा और आप इंट्रोडक्शन में आप स्टेटमेंट का हिस्ट्री दे सकते हो या ये आर्ग्यूमेंट क्यों उठा ये बता सकते हो। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, व्हाट मेड दिस आर्ग्यूमेंट ट्रिगर, ये बता सकते हो आप। या आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो या मीनिंग दे सकते हो। सपोज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज पे आया, ओके, तो आप उसकी मीनिंग दे दो। ओके, इंट्रोडक्शन में कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं अननोइंगली। वो काम नहीं करना है। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हो, मीनिंग देते हो या ये आर्गुमेंट क्यों उठा है ये बताते हो, तब आप आर्गुमेंट नहीं शुरू कर पाओगे इंट्रोडक्शन में। वो अच्छी बात है। ओके, आर्गुमेंट आपका फॉर और अगेंस्ट में ही होना चाहिए। कंक्लूजन जो है आपका वो भी छोटा ही होना चाहिए और कंक्लूजन में आपका फर्म ओपिनियन होना चाहिए। अब जो फॉर है, फॉर में आप 2 पॉइंट्स भी दे सकते हो, 3 पॉइंट्स भी दे सकते हो, मगर फॉर का पॉइंट्स और अगेंस्ट का पॉइंट्स इक्वल होना चाहिए। अनइवन पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, अनइक्वल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, आप जो भी बोल रहे हो उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस देना होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं। इंडिया डजंट नीड हिंदी टू यूनिफाई द मासेस। इसका मैंने ये बताया है कि ये आर्गुमेंट क्यों ट्रिगर हुआ। जून 2019 में अमित शाह ने रिलीज किया, ये नहीं बताया मैंने। अमित शाह, कोई भी पॉलिटिकल लीडर का या पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं कोट करना है। The center released new education policy draft in which the clause 3 language formula stirred the controversy on its alleged aim. Alleged aim का मतलब है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हिंदी को हम एक कॉमन लैंग्वेज बना दें इंडिया का। ऐसे एम प्रतीत हो रहा था, लोग बोल रहे थे कि इनका ये एम है, मगर ये एलिज्ड एम है। असली में एम है या नहीं है वो तो प्रूफ होने के बाद पता चलेगा। ओके, टू मेक हिंदी एज अ ब्रिज इन मल्टीलिंग्विस्टिक इंडिया। तो ये आर्गुमेंट क्यों ट्रिगर हुआ, इसकी वजह से। अब मैं फॉर या अगेंस्ट में बात करूंगी। तो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आर्गुमेंट को ओपन कर दिया। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, हिंदी इज अ लैंग्वेज ऑफ लेस देन 44% इंडियंस एंड मदर टंग ऑफ 25% पीपल इन इंडिया. In such scenario, Hindi can't act as a unifying agent where there are northeastern and south Indian states people who know little or no Hindi at all. Okay? तो यहाँ पर मैंने बात करी कि बहुत हिंदी यूनिफाइड लैंग्वेज इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि सिर्फ 44% इंडियंस ही है जिनको हिंदी लैंग्वेज आती है। फिर सेकेंड पॉइंट मैंने दिया है कि इंडिया मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो सिर्फ एक लैंग्वेज को लिंक बनाना वो रीजनल आइडेंटिटीज के लिए खतरा हो सकता है। थर्ड पॉइंट मैंने दिया है कि इस तरह से हिंदी को यूनिफाइंग लैंग्वेज बनाने का अटेम्प्ट पहले भी किया गया था 1960 में, जिसकी वजह से नॉन हिंदी स्टेट्स में
बहुत वॉयलेंट अपोजिशन हुआ, विरोध हुआ था इसका। अगेंस्ट में मैंने लिखा है कि हिंदी या तो बोली जाती है या तो समझी जाती है बाय मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री बिजनेस की, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा है कि हिंदी और इंग्लिश में काम किया जा सकता है। तो इसीलिए हिंदी का एक राइटफुल प्लेस है एज बीइंग द यूनिफाइंग लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जो सारे ही इंडियंस को कनेक्ट करके रखे, और ये कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से इंटरैक्ट हो सकता है, लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, कल्चर एनरिच हो सकता है, इससे कल्चर यूनिटी हो सकती है। थर्ड में मैंने लिखा है कि हिंदी जो है वो नॉन हिंदी स्टेट्स में भी एकदम पेनिट्रेट कर चुकी है, क्योंकि बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी की वजह से। बस जो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म है उसकी वजह से लोग हिंदी को यूनिफाइंग लैंग्वेज नहीं मानते हैं। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का मतलब है कि ऑब्सेशन अपने लैंग्वेज का। और फिर मैंने कंक्लूड किया है इंडिया नीड्स यूनिफाइंग लैंग्वेज बट इट्स फोर्सफुल इम्पोजिशन विल बैकफायर and won't serve the purpose of uniting India. Language policy should be crafted in such a way that both the purpose of preserving diversity and unity be achieved simultaneously. 2 sentences का मैंने conclusion कर दिया कि इंडिया को ज़रूरत है यूनिफाइड लैंग्वेज की, मगर इम्पोज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, लैंग्वेज पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए जिससे डाइवर्सिटी भी प्रिजर्व रहे और यूनिटी भी हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन, एग्जाम इज द वैलिड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि 2019 में सेंटर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट रिलीज किया है, और यदि ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट होता है तो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं ना उनको अपीयर होना पड़ेगा बोर्ड लाइक एग्जाम आफ्टर क्लास 3rd, 5th एंड 8th। यानी जो बोर्ड लाइक एग्जाम है ना जो सिर्फ 10th में अभी होता है और 12th में, अब 3rd, 5th एंड 8th के बाद भी होगा यदि ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ से ये डिबेट ट्रिगर हुआ है, आर्गुमेंट ट्रिगर हुआ है। फॉर्म में मैंने लिखा है एग्जाम्स आर द क्रिटिकल फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट दैट प्रोवाइड वैलिड फीडबैक टू बोथ इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट्स अबाउट द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स आर मीटिंग कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Such information aids in designing strategies for the further improvement of teaching and learning. तो एग्जाम से हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने कितना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किया है या अचीव किया है। ओके, इससे नए नए स्ट्रैटेजीज और टेक्निक उजागर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फर्दर इम्प्रूवमेंट हो इन टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स दिया है, आपको ये देखना है कि आप 300 वर्ड्स के बीच में अपना आर्गुमेंट्स को पूरा कर लो। ओके, सेकेंड पॉइंट दिया है exams are seen as the valid way of testing the course knowledge as they require every member to learn the same things and answer the same in the same amount of time. This ensures a uniform means of assessing multiple individuals with all students being examined on the same basic level of difficulty and understanding. Exam therefore provide an even playing field. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि एग्जाम इक्वल प्लेइंग फील्ड देता है हर स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में आंसर करना पड़ता है। ओके, तो इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से एग्जाम एक वैलिड असेसमेंट है। अगेंस्ट में मैंने दिया है स्टूडेंट्स इंटेलेक्ट एंड नॉलेज आर मेजर्ड बाय द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जाम। These raw scores in reality are not the valid indication of the potential of the students. They merely test the ability to cram things of the book. तो बेसिकली मैं कह रही हूँ कि इसमें एग्जाम के जो स्कोर्स है वो सिर्फ यही बताते हैं कि आपने कितनी अच्छी से बुक को रट्टाफाई कर लिया है। ओके, और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो बताते हैं कि एग्जाम में स्कोर बहुत लो है मगर वो एक सक्सेसफुल, जैसे कि IAS ऑफिसर अवनीश कुमार शरण, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ छत्तीसगढ़, इन्होंने क्लास 10th और 12th में 44% और 65% स्कोर किया था और आज भी IAS ऑफिसर हैं। ओके, गूगल सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ असेसमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ मेजरिंग स्टूडेंट्स इनेट एबिलिटीज, वर्क एथिक एंड क्रिएटिविटी।
सिर्फ बुकिश नॉलेज ही एग्जाम मेजर कर सकता है, मगर स्टूडेंट्स की जो इनेट एबिलिटीज है, वर्क एथिक्स है, क्रिएटिविटी, उसको नहीं मेजर कर पाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में एजुकेशन जो है वो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैल्यूएबल ओरिजिनल रिसर्च, इसको भी रिवॉर्ड करते हैं। कंक्लूजन इसका थोड़ा बड़ा हो गया है, 3 लाइन का है। कोशिश करो कि आप कंक्लूजन 2 लाइन्स में ही दो तो बेटर रहेगा। Due to stiff competition, both teachers and students perceive exam as a pursuit of good scores rather than pursuit of real knowledge. Because of this, assessment is reduced to measuring only memorizing ability. NEP draft is proposing to modernize the current evaluation system and is taking necessary steps to plug in the loopholes in our education system. मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा और आपको ज़रूर पता चला होगा अच्छे से कि आर्गुमेंट के क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे लिखना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।